नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन और आप विधायक राघव चड्ढा के ऑफिस में तोड़फोड़, ऑफिस का दरवाजा और शीशे भी तोड़े। राघव चड्ढा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, राष्ट्रपति से मिल संसद सत्र बुलाने और तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, लोकतंत्र कहाँ है? जो भी सरकार के विरोध में बोलता है वो राष्ट्र विरोधी है। किसानों ने शुरू किया नेताओं का विरोध, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया हेलीपैड खोदा। किसानों के प्रदर्शन के बाद दुष्यंत चौटाला ने रद्द किया दौरा। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। राघव चड्ढा ने कुछ तस्वीरें शेयर की और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ लोग उनके दफ्तर में घुसे और जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। साथ ही ये भी राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि वहां पर मौजूद महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। झंडेवाला स्थित जल बोर्ड के मुख्यालय में गुरुवार को जमकर तोड़फोड़ हुई। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों पर हमला किया और वहां मौजूद महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की। खुद मेरे कार्यालय की, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय की तस्वीरें, वीडियो देख चुके हैं, इस कैमरे में कैद हुई हैं कि किस प्रकार से वहां एक पूरी मेहम सा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बना दिया। राघव चड्ढा ने ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने कहा कि हम बीजेपी के लोग तुम्हें सबक सिखाने आए हैं और आम आदमी पार्टी का किसानों को समर्थन देने की वजह से बीजेपी ने ये हमला किया। कमरे के बाहर आकर मेरे कमरे में पूरी तोड़फोड़ मचाने के बाद ये कहा कि राघव चड्ढा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हें एक सबक सिखाने आए हैं और हम तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे नेता अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा देश के किसान के हितैषी बन रहे हैं, बहुत ज्यादा किसान के पक्ष में बातें रख रहे हैं। कभी 9 जेल जो मोदी जी बनाना चाहते हैं किसानों को कैद करने के लिए दिल्ली में, उसे नामंजूर कर देते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल सेवादार की भूमिका में पूरी पार्टी को किसानों की सेवा में लगा देते हैं। इस सब पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना को लेकर बीजेपी से सवाल किया है। उन्होंने कहा, देश की राजधानी में ये कैसी गुंडागर्दी है। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है और अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि कानूनों को वापस लेने के 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन भी सौंपा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल भी लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की योजना बनाई। राहुल गांधी के नेतृत्व में गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन भी सौंपा। इसी क्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के अन्य नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले। आपको बता दें कि मार्च के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी और राष्ट्रपति से सिर्फ 3 नेताओं के मिलने की अनुमति मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। इन्हें पुलिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ कुछ ही देर बाद हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ भी दिया गया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुन ही नहीं रही है। देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि अगर फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इसका सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए,
यही तो सोल्यूशन है, ये एक लोकतंत्र है। आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो या तो आतंकवादी हो जाता है या तो कुछ और बन जाता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ के आया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। आपको बता दें कि गतिरोध को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार लगातार किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने किसानों के साथ अब तक कई दौर की बातचीत भी की है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी क्रम में आज जींद के उचाना गांव में दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए बनाए गए हेलीपैड को किसानों ने फावड़े से खोद दिया। किसानों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि दुष्यंत सिंह चौटाला किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसानों ने दुष्यंत सिंह चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में कानून रद्द करने को लेकर किसानों ने हल्ला बोल रखा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान 29 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में किसानों ने नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दरअसल हरियाणा के डिप्टी CM हरियाणा के जिंद दौरा करने जाने वाले थे, लेकिन दौरे से पहले ही किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। उतरना था सिवानी स्कूल में, कसियां गला पढ़ दिया और पैड उठी भी दें, कसियां गला जरूर पड़ गया है। जब तक वो किसानों का समर्थन नहीं करेगा तब तक हम उसको बख्शे नहीं, यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। उचाना नहीं, बांगर में सारे एरिया में नहीं बढ़ने देंगे, बांगर की धरती पे कदम नहीं रखने देंगे। या तो इस्तीफा देगा, किसानों के साथ आ जाओ, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बंद के घर जाओ। समर्थन करना बीजेपी का तो करो, हमने कोई इतराज नहीं, लेकिन यहाँ नहीं आने देंगे। यहाँ से डिप्टी CM बना, लोगों ने 47,000 रुपये जिता रखा उसको। आज थी लोगों ने उस पर, वे तो करेगा ये किसाना का मसीहा का पोता है, लेकिन उसने तो कुर्सी का लात मार दी थी किसाना खतर है। इसकी किसाना का लात मार दी कुर्सी खतर है। लालची आदमी है, तो गणा लालची आदमी है। इसका लालच जब तक नहीं छूटेगा तब तक इसका विरोध होता रहेगा, जब तक ये किसान समर्थन नहीं करेगा। बांगर की किसानों की महापंचायत हुई थी पालू चौहत्तरे पर, सर्वजातीय दाड़न खाप का पालू चौहत्तरा है, उस पर किसान महापंचायत हुई थी। उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे MLA हो चाहे MP हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। आज सिवानिया स्कूल के अंदर हमारे जो डिप्टी CM है, उचाना से MLA है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आना था। हमें पता चला तो किसान सभी इकट्ठे हुए यहाँ अपने काले झंडे लेकर, और उन्होंने आकर हेलीपैड को। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। वहीं इन किसानों ने मंगलवार को अंबाला में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिलों को रोककर काले झंडे दिखाए थे। बहरहाल 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों का आक्रोश अब बढ़ने लगा है। सरकार की ओर से कोई समाधान न निकलने के बाद किसानों ने नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में मौजूद विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर PM मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी कुछ रोचक बातें छात्रों के साथ शेयर की और रविंद्रनाथ टैगोर का गुजरात कनेक्शन भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बीरभूम के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करने पहुंचे। शताब्दी समारोह के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पाठशाला में मोदी वर्चुअली शामिल हुए।
इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। वहीं पीएम मोदी ने कहा, इन आंदोलनों से प्रभावित होकर ही हजारों की संख्या में लोग आजादी की लड़ाई में जान देने के लिए आते रहे। गुरुदेव ने जिस तरह विश्व भारती को इस तरह बुना, जिसने राष्ट्रवाद की तस्वीर सामने रखी। उस समय स्थापित हुई कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए। इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ। इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी। भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। कोरोना काल में पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते आ रहे हैं। अपने संबोधन में एक बार फिर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात दोहराते हुए कहा कि ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है, भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है, भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से 1921 में स्थापित विश्व भारती बीरभूम में स्थित सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। 1951 में संसद के एक नए अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था। विश्व भारती ने टैगोर की ओर से विकसित शिक्षण प्रणाली का अनुसरण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कोरोना के कहर से बचने के लिए दुनिया भर के लोगों को इंतजार है कोरोना वैक्सीन का। ब्रिटेन और अमेरिका में टीकाकरण होना शुरू हो चुका है और अब भारत में भी यही उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी। इसी के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अगर वैक्सीन भारत में आता है तो किस तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, इसके लिए बाकायदा कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से बारी बारी से सभी को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। और एक अहम और जानकारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दी, वो ये कि वैक्सीन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन कराया होगा। कोरोना के कहर से बचने के लिए भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में तो टीकाकरण शुरू हो चुका है। अब भारत में भी वैक्सीन जल्द आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उनकी सरकार सभी को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए तैयार है और ये भी जानकारी दी कि दिल्ली में रिकवरी रेट काफी बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है। डेली जो मौत होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है।
हमें और भी कम करना है इन मौतों को। रिकवरी रेट भी काफ़ी सुधार हुआ है, रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग बीमार हो रहे थे वो अब ठीक हो के घर जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन, अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि वैक्सीन आने के बाद हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन कर्मचारियों सहित लगभग 51 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है और वह पहले से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्हें भी कोरोना वैक्सीन पहले दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से, उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया, 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्युनिसिपल वर्कर्स हैं। इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमॉर्बिडिटी है। कि इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुँचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। इसके अलावा वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट किसी को होता है तो इसकी भी पूरी तैयारी दिल्ली सरकार ने की है। साथ ही आपको वैक्सीन तभी मिलेगी अगर आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो फिर देर किस बात की, अगर आपको भी वैक्सीन लेनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। देश में कोरोना के मामलों में अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है और हालात में कुछ सुधार देखा जा रहा है। जिन राज्यों में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े थे, अब उनमें भी धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। लेकिन केरल अभी भी एक राज्य ऐसा है जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 24,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। पिछले कुछ हफ्तों से सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस वाले राज्यों में भी सुधार देखा गया है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस वाले 5 राज्यों में से सिर्फ एक केरल ऐसा राज्य है जहां केस में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों में लगातार कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 24,712 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,23,778 हो गई है। इस दौरान देश में कोविड-19 से 312 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,46,756 तक पहुंच गया। देश में पिछले 24 घंटों में 29,791 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 2,83,849 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित है। रिकवरी रेट 75.75% है, जबकि
मृत्यु दर 1.45% है। अभी तक 96,93,173 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। अभी तक देश में 16,53,08,366 नमूनों की जांच हो चुकी है। बुधवार को देश में 10,39,645 सैंपल्स की जांच की गई। और राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी तक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। हालांकि वर्तमान में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस यानी कि कोरोना के मरीज केरल में हैं। केरल में इस समय 62,974 एक्टिव मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 55,702 एक्टिव मरीज हैं। देश में 70% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आ रहे हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। कोरोना संकट और वायरस के नए स्ट्रेन की दहशत के चलते देश भर में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां ठंडे बस्ते में चली गई है। भीड़-भाड़ जुटने से रोकने के लिए कई राज्यों ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और कर्नाटक ने भी नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। INS न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।